देखिए, 2 हिस्से हैं इस चीज़ के। पहला हिस्सा तो वो है जो कि कानून है, मुल्की कानून इस बारे में, वो जो कहता है कि आप किसी फ़ॉरेन एंटिटी से आपको ऑर्गनाइज़ेशन हो या कोई कंपनी हो, उससे आपको फंड्स नहीं मिलने चाहिए और अगर मिलें तो आपको डिक्लेयर करना है। ये है कानून जो कि हमारी किसी भी पार्टी और सियासत के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मौजूद है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट का हिस्सा है, इसलिए अगर किसी पार्टी ने इसको फ़ॉलो नहीं किया, अपने फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया और इस तरह की कोई एंटिटी है जिसने किसी पार्टी को फंड किया, तो ज़ाहिर है कि उसका सामने आना और ये स्क्रूटनी होना कि आया वो पार्टी जो है वो किस किस्म की पार्टी है, उसको कोई फ़ेवर तो नहीं गया, ये सब चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है और ये होना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है एक दूसरा हिस्सा भी है इस चीज़ का और दूसरा हिस्सा ये है कि क्या ये कंप्लीट अक्रॉस द बोर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल तमाम पॉलिटिकल सिस्टम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू किया गया या सिर्फ़ अभी फ़िलहाल एक ही पार्टी का स्क्रूटनी की गई है? तो जब आप तमाम पार्टीज़ को कर लेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सिर्फ़ एक पार्टी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड कीपिंग भी बड़ी पुअर होती है। फंडिंग का आप रिकॉर्ड माँगेंगे, आपको फंडिंग का रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा किसी का। पैसे आए होंगे, ये नहीं कोई बता पाएगा ये कहाँ से आए हैं। हो सकता है अपने ही लोगों ने दिए हों, इधर से ही चंदा जमा किया हो। तो ये किस किस्म की चीज़ें ऐसी हैं, जो कि बिल्कुल सामने वाज़ेह होके आ जाएँगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? मैं ये तो नहीं कहता कि इस हुकूमत वक़्त को कोई किसी किस्म का नुकसान या किसी किस्म का खतरा हो सकता है। क्योंकि ये वंस जी, इन अ अच्छा। लाइफ़टाइम काइंड ऑफ अ रिव्यू है। ये अभी अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तमाम पार्टीज़ का स्क्रूटनी नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा तो नज़र ये आएगा कि जो जो कवानीन हैं उनको फ़ॉलो करने का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद उनकी जो डिक्लेरेशन है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत वाज़ेह और शफ़ाफ़ होनी चाहिए। अगर हमारे सियासी निज़ाम में यही चीज़ें आ जाती हैं, तो शायद ये पहला कतरा होंगी उस बारिश का जो कि हमारी सियासी निज़ाम को पाक-साफ़ कर देगा। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी साफ करें डेवलपमेंट है। जी। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद करनी चाहिए कि ये अभी जब तमाम का हो जाएगा तो जो सब मिलके जो चीज़ें सामने आएँगी, उससे एक लाया-अमल तय होगा उसका। अच्छा, खतरा आपको नजर नहीं आता हो। वैसे अब आपको क्या ये लगता है कि ये सूरत हाल एक गैर मामूली हालात पैदा कर सकती है पीटीआई हुकूमत के लिए? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो ऑपोजिशन भी कुछ चीज़ों को मिक्स अप कर रही है इन फंड्स के हवाले से। वो शौकत खानम के या नमल के जो फंड्स हैं, अब अगर बरतानवी कवानीन को देखा जाए तो वहाँ पर यह नहीं हो सकता कि आप अतियात हासिल करें शौकत खानम के लिए और उसको पीटीआई के अकाउंट में डाल दिया जाए जो पीटीआई को फंड्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो एक तो तय है। तो आप समझते हैं कि मुश्किलात बन सकती हैं या ईजिली इस वक्त से गुजर जाएगी इस मुश्किल से पीटीआई? थैंक यू अफसा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मुश्किलात तो अब बढ़ती चली जाएंगी जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता और मुश्किलात के समंदर में तैर रही होगी उनकी हुकूमत, उनकी जमात भी। लेकिन एक बड़ा सवाल है इस इलेक्शन कमीशन की अहलियत पे और नाअहलियत पर कि ये केस जो है वो 6-7 साल से चल रहा है और आप इस केस को कंपाइल रिपोर्ट को उस वक्त कर रहे हैं जब एक माहौल बना हुआ है और इलेक्शन मोड के अंदर चला गया है पूरा मुल्क के सियासी जितनी भी कुव्वतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। दूसरा सवालिया निशान है तहरीक इंसाफ पे कि जो रिपोर्ट कंपाइल हुई है, अभी तक वर्डिक्ट तो उन्होंने नहीं दिया कि ये इन्होंने कमिट किया है नहीं किया, लेकिन जो कंपाइलेशन की है उसमें बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं अफसा। और अफसोस की बात है क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का एक जो मरकजी नुक्ता था वो था कि जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्टोरल प्रोसेस होना चाहिए, उसकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो आप इस रिपोर्ट के अंदर तो ये है कि जी आपने कंपनी से लिया है, इंडिविजुअल से आपने फंडिंग ली है और कहीं ना कहीं आपने रुकावटें भी खड़ी की हैं उसको डाइवर्ज करते हुए उस इंफॉर्मेशन को जो सीख की है इस स्क्रूटनी कमेटी ने इलेक्शन कमीशन। तो ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, अपोजिशन की जमातें किस मुंह से ये बात कर रही हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अफसा कि ये तहरीक इंसाफ को ठीक है, मैं और आप भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उस रिपोर्ट के अंदर भी सवाल जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए कि पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो पूरा का पूरा एक कीचड़ नुमा हो गया है कि जिसमें कोई शफाफियत नहीं है। तो ये इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी पुकार है कि जी होना चाहिए। और ये अपोजिशन जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वे अपनी बही खाते सामने रखें, अवाम के सामने रखें, कौम के सामने रखें। ये क्या इल्जाम तराशियां यानी कि अदालतें लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और टीवी शोज के अंदर, ये तो अच्छी बात है कि ये खुला है, लेकिन मैं इसको
बिल्कुल समराइज करूंगा कि एक, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ताखीर की है इसमें और अभी तक वर्डिक्ट नहीं दिया, और दूसरा ये कि सारी जमातों को होना चाहिए, और पूरे सियासी, मैं नहीं समझता कि आप हर जमात को बुनियाद पे लटका दें सूली पर। मैं समझता हूं कि ये मौका है कि आप 2023 के जो शेड्यूल्ड इंतखाबात है उससे कबल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, और हुकूमत पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जरा लचक का मुजाहरा करे, चोर लुटेरे और डाकू कहना बंद करे, और वहीं पे मसाइल अफसा शुरू हो रहे हैं कि चाहे वो गवर्नेंस का मसाइल हो, और जो आप आगे चल के हम बात करेंगे प्रोग्राम में। आई पर्सनली थिंक कि प्रॉब्लम्स हैं सामने। इमरान खान साहब जी जी बोलिए। बिल्कुल, आपको मुश्किलात ही आते हुए वक्त में नजर आती हैं अवैस साहब, और आपने बात की हमें कंफ्यूजन हर तरफ से नजर आती है, उसूल, बुनियादी उसूलों की भी बात हो। जिस तरह कल एक वीडियो के ऑडियो के बारे में बात की गई, जब मरियम साहिबा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे माजरत की जाए, लेकिन उससे कुछ दिन पहले हमने ही देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से वो भी एक खुफिया रिकॉर्डिंग की थी, उसके ऊपर उसूलों के ऊपर काम करता हुआ कोई नजर नहीं आता। मैं शहजाद साहब आपसे मैं अगर क्विकली ये जानना चाहूँ कि ये इस नजर से भी क्या देखा जा सकता है इस गैर मुल्की फंडिंग वाले मामले को, जिसको ऑपोजिशन ये भी एक रंग दे रही है कि इससे क्या पता, या आज पीटीआई हुकूमत हो या कोई भी हो, कि आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं और किसी ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से भी फंड्स आपको दे दिए जाते हैं जिनके मफादात का कल को आपको तहफ़्फ़ुज़ करना पड़े, या फिर इन दिस केस मुमताज़ अहमद साहब जिन्होंने फंडिंग्स दी थी पीटीआई को, उनका इस वक्त एक ज़ेरे तामीर होटल है नथिया गली में, तो इस हवाले से प्रॉब्लमेटिक है ये मामला। देखिए, बात यह है कि इसीलिए तो कानून बना है कि अगर आपको फॉरेन फंडिंग हुई है या जिस किस्म की भी फंडिंग है आप उसको डिक्लेयर करें। जिस तरीके से आप हर शख्स जो एमएनए एमपीए बनना चाहता है उसके लिए कानून है कि वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करे, हर पार्टी को अपनी फंडिंग को डिक्लेयर करना पड़ता है और करना चाहिए। उसका एक ऑडिट होता है, हर सालाना ऑडिट होना चाहिए। वो ऑडिट जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों उसको नहीं देखता हर साल? क्या वजह है कि एक ख़ास वक्त में एक ऐसे सिर्फ एक पार्टी पे या एक ऐसे वक्त पे उसको सामने लाया जाता है? और बाकी हमारे यहाँ जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासत जिसका जिक्र हम करते हैं, इसके अंदर क्या कमी है ऐसे एग्जाम्पल्स की और ऐसी चीज़ों की जो कि बदकिस्मती से न सिर्फ पार्टी फंड्स के सिलसिले में बल्कि अपने पर्सनल एसेट्स के बारे में भी बेविनता है। तो इसमें कोई भी शख्स इस वक्त मेरा ख्याल है कि साफ शफाफ नहीं है। बदकिस्मती से कहीं पार्टी एज ए ग्रुप इन्वॉल्व है, कहीं इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और हमारे इदारे जिनका काम है कि इस चीज़ को ना होने दिया जाए वो बिल्कुल उस पर सोए बैठे। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये सियासत की अपनी क्रेडिबिलिटी की बात है। सियासत सफ़र कर रही है, सियासत का जो स्टॉक है वो गिर रहा है इस मुल्क के अंदर बहुत बुरे तरीके से, और गिर चुका है। जितना हम ये बातें करेंगे असल में सियासतदान और गंदा होकर सामने आता है और सामने आ रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है, और जब तक ये ऐसा होगा तो फिर सियासतदान की जो लीडरशिप है, लीडरशिप के ऊपर हमेशा सवाल उठाया जाएगा। ये कौन होता है बात करने वाला? इसको नहीं पता इसकी पार्टी ने क्या किया, इसको नहीं पता इसके फलाने ने क्या किया, कैसे फंड्स बाहर गए, उसका रिकॉर्ड तो किसी ने दिया। रसीदें यहाँ पे हर किसी के पास भी नहीं है, और यही हमारी बदकिस्मती है। मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड जब तक हम जाके इसको नहीं देखेंगे और एक कानून ऐसा नहीं बनाएंगे और एक तरीका नहीं बनाएंगे, बजे नहीं करेंगे कि आपको यूं करना है और पूछने वाले पूछेंगे नहीं, तो फिर ये इस तरह के खेल तो खेले जाते रहेंगे।